नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, अभी हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की चर्चा कर रहे हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समझने के क्रम में एनपीएस को साथ साथ स्टडी कर। एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे अच्छे खासे क्लासेस अपलोड किए जा चुके हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज भी मन में तो ये दुविधा उठ ही रही है कि हमारे लिए एनपीएस अच्छा है, ये यूपीएस अच्छा है, वेदर आई शुड कंटिन्यू इन एनपीएस और आई शुड शिफ्ट टू यूपीएस। इस सेशन में हम 20 वर्ष पश्चात, इससे पहले वाले क्लास में 10 वर्ष पश्चात का हम एग्जाम्पल लिए थे। इस सेशन में 20 वर्ष पश्चात, आज से 20 वर्ष पश्चात एनपीएस और यूपीएस में कितने पेंशन बनेंगे, दोनों को अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर हम 20 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, सुपर एनुएट होते हैं, तो हमें एनपीएस में कितना बेनिफिट होगा, कितने पेंशन मिलेंगे, यूपीएस में कितना बेनिफिट होगा, कितने पेंशन मिलेंगे। अगर ये कंक्रीट चीज हमारे सामने आ जाए तो डिसीजन लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 10 वर्ष वाला एग्जाम्पल पहले हम दे चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहां पर हम 20 वर्ष का देख रहे हैं। यहां पर एक हमने कैलकुलेटर लगाया है। हाँ, तो इस कैलकुलेटर में हमें यहां पर आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, ये अमाउंट हमें फीड करना है। इस अमाउंट को फीड करने के लिए हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि हमने जो यहां पर इलिस्ट्रेशन लिया, एग्जाम्पल लिया है, वो उन एम्प्लॉयज के लिए लिया है दोज हु ज्वाइंड गवर्नमेंट सर्विसेज इन 2012 इन लेवल 7। 2012 में लेवल 7 में जिन एम्प्लॉयज ने, जिन ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया है, उन्हीं का यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 10 वर्ष वाली चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर 20 वर्ष की चर्चा करने जा रहे हैं। तो एज ऑन 31 मार्च 2025, सेम एग्जाम्पल, 68,000 बेसिक पे, 53% डीए के साथ 36,000 प्लस डीए, इन दोनों को टोटल करते हैं तो 1,04,000 होता है। ठीक है। एनपीएस के लिए क्या होता है, ये जो बेसिक पे प्लस डीए का जो टोटल अमाउंट है, इसका 10% एम्प्लॉय पे करता है, जो लगभग 10,000 है, और 14% गवर्नमेंट पे करती है, जो लगभग 14.5 है। सो टोटल कितना हुआ, 24,970। इसको राउंड अप करके हमने यहाँ पर 25,000 रखा है। तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल हो गए। पहले हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी हम इस पर अब स्विच करेंगे। अब हम इस पर स्विच ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट, फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है। व्हाई डेट ऑफ बर्थ इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ ओनली डेट ऑफ सुपर एनुएशन इज डिसाइडेड, मंथ ऑफ सुपर एनुएशन इज डिटरमाइंड। इसलिए डेट ऑफ बर्थ डालना आवश्यक है। एक एग्जिस्टिंग एनपीएस कॉर्पस, ये डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हम यूपीएस में जो एंट्री कर रहे हैं, तो अभी तक हमारे पास कितना कॉर्पस है, वो सारा कॉर्पस वहां पर शिफ्ट होने वाला है। तो जो लोग इस कैटेगरी के हैं, उनका लगभग 30 लाख प्लस माइनस उनका एनपीएस का कॉर्पस है। दिस इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन प्लस गेन ऑन द कंट्रीब्यूशन। ठीक है। सो हमने यहां पर 30 लाख कर दिया। अब आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट में माई
कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14%, टोटल इस बेसिक पे के अनुसार हमारा कैलकुलेशन आ रहा है लगभग 25,000। यहाँ भी हमने वही डाल दिया, लगभग 25,000 डाल दिए। ठीक है, हम जो जो यहाँ पर डालते जाएंगे यहाँ पर ब्लू कलर में वो फिल होता जाएगा। यहाँ पर जैसे एज हम डेट डालेंगे यहाँ पर एज अपने आप आ जाएगा। आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू माय रिटायरमेंट एज। हाँ जी, 60 साल में रिटायर होना है, 60 साल तक ही कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद पेंशन लेने की अभिलाषा है, उसके बाद से कंट्रीब्यूट करने की कोई प्लान नहीं है। सो इसलिए हम यहाँ पर 60 ईयर को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, अब चूंकि अप्रैल 1986 का डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें 60 ईयर हम ऐड करेंगे। तो 60 ईयर ऐड करेंगे तो डेट ऑफ सुपर एनुएशन विल बी 30 अप्रैल 2046। डेट ऑफ सुपर एनुएशन विल बी 30 अप्रैल 2046। तो हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट का, वो इसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि दिस एम्प्लॉय इज गोइंग टू रिटायर ऑन 30 अप्रैल 2046। ठीक है, सेकेंड पेज, आफ्टर रिटायरमेंट आई वांट टू डेफर माय एग्जिट विड्रॉल प्लान। डेफर का कोई प्लान नहीं है, रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद से हमें पेंशन चाहिए तो 60 ईयर ही रहने दीजिए। एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, हमारे कंट्रीब्यूशन का अमाउंट तो हमने 25,000 दे दिया, ये स्टेबल नहीं रहेगा। वर्ष में एक बार इंक्रीमेंट लगेंगे, 2 बार डीए बढ़ेंगे। सो साल में 3 बार तो ये बढ़ोतरी निश्चित होती है। अगर प्रमोशन हो गया तो सोने पे सुहागा, और नहीं तो 10 वर्ष में एमएससीपी भी लग जाती है, राइट। तो ये एनुअल इंक्रीज जो है कंट्रीब्यूशन का, ये कितना हो सकता है? हमने 3% लिया है। 3% हमने कैसे लिया? इसलिए कि इंक्रीमेंट सबका 3% होता है, जो भी सैलरी होगा उसका 3% इंक्रीमेंट होता है। डीए एक बार 4% मिल चुका है, एक बार 3% मिल चुका है, ये ऑल टुगेदर 10% है। तो इस 10% का 24%, वाई 24%? 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्लस 14% सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, मिलाकर के 24% होता है ना। तो इस 10 का 24% कितना होगा? 2.4 होगा। एमएससीपी जोड़ दिए, कुछ प्रमोशन आ गया तो बढ़ सकता है, नहीं तो पे कमीशन आएगा तो भी ये बढ़ेगा। तो इसलिए इस 2.4 को हमने अप्रोक्सीमेटली 3 रख लिया है। एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी 3%। वो जो 25,000 हमने किया है उसमें 3% की बढ़ोतरी पर ईयर हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है। इट में बी हायर ऑल्सो। माई एक्सपेक्टेशन ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा है, लोग तो सोच रहे हैं कि बस म्यूचुअल फंड में लग जाता है तो 50% मिल जाता है, 60% मिल जाता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। ये एनपीएस का कॉर्पस है, और एनपीएस के कॉर्पस में कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है जिसमें कुछ फिक्स्ड इनकम होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ कम रिस्की होते हैं, कुछ हाई रिस्की होते हैं। तो अलग अलग स्लैब में किया जाता है। ऐसा देखा गया है अभी तक का जो ट्रेंड है 2004 से लेकर के 25 तक का अभी तक का जो ट्रेंड है, उसमें जो ये एनुअल इन्वेस्टमेंट है, इस पर जो रिटर्न आता है वो लगभग 9.5% आता है। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं मार्केट को लेकर के, हमें लगता है कि इंडिया ग्रोथ करेगा तो मार्केट भी ग्रोथ करेगा, इसलिए हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% रिज्यूम किया है। ठीक है, अब यह है कि एन्युटी कितना परचेज करेंगे रिटायर होने पर? बाय डिफॉल्ट 40% होता है।
ये एन्युटी क्या होता है, 40% क्यों होता है, इसके लिए इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा, उसमें सब कुछ हमने बताया है। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन एन्युटी रेट ऑफ परसेंटेज। अब हिसाब ये है कि जो हमारा एन्युटी होगा 40%, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? इट वेरीज फ्रॉम 4% टू 7%। इट वेरीज फ्रॉम 4% टू 7%। मैंने ऑप्टिमिस्टिक व्यू लिया और 6.75% का मैंने यहां पर एक्सपेक्टेशन किया है। ठीक है, ये दोनों पेज एक बार पीछे जाकर के भी देख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कैलकुलेट करें, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, सिस्टम जनरेटेड कैलकुलेशन आ जाएगा। कैसे? ये आएगा। हमने डेट ऑफ सुपरन्यूएशन 30 अप्रैल 2046 रखा है, क्योंकि 86 में अप्रैल में जन्म हुआ है हमारे इस एम्प्लॉय का। ठीक है, अब स्टेटस ऑन योर पेंशन अकाउंट एट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट पर पेंशन अकाउंट का स्टेटस क्या होगा? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 1.16 करोड़। दिस इंक्लूड्स एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। सो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 1.16 करोड़। टोटल गेन कितना होगा इस पे? टोटल गेन होगा 3.03 करोड़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल गेन इक्वल टू टोटल कॉर्पस। टोटल कॉर्पस कितने होंगे? 4.2 करोड़। 4.2 करोड़ टोटल कॉर्पस होंगे। ऐसा ये सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है, इसको हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं किया है, सिस्टम जनरेटेड है, और इसका जो टोटल कॉर्पस होगा वो 4.2 करोड़ होगा। इतना तो समझ में आ गया। अब ये भी आपको पता है कि इसमें से 60% लमसम अमाउंट मिलना है, एक मुश्त राशि मिलनी है, और 40% अमाउंट का एन्युटी परचेज करना है ना? वो कितना होगा? वो यहाँ पे है आपका 4.19, मैं 4.2 बोल रहा हूँ। 4.2 करोड़ है, 4.2 करोड़ में से 60% का लमसम वैल्यू हो गया और 40% का एन्युटी हो गया। तो ये 60% वाला है, ये 2.5 करोड़ बनता है। तो ये 4.25 करोड़ में से 2.5 करोड़ पॉकेट में ले लीजिए। बाकी 1.67 करोड़ जो 40% बनता है, इसकी एन्युटी परचेज की जाएगी, और इस एन्युटी का जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो हमने पहले ही बता दिया है, 6.75% है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट है। इट वेरीज फ्रॉम 4% टू 7%। ठीक है, तो ईयरली 6.75% ईयरली है। तो हिसाब यह है कि अगर हमें पेंशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? पेंशन निकालने का फॉर्मूला यही है कि जो एन्युटी अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी रेट, रेट रिटर्न कितना मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 12। 12 क्यों? क्योंकि ये रेट जो है एनुअल है, तो एन्युटी 1.5 करोड़ का है। एन्युटी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 6.75% हमने रखा है। तो ये जितना अमाउंट आया वही हमारा एनुअल पेंशन अमाउंट हुआ। चूंकि उसे 12 महीने में लेना है, इसलिए उस एनुअल पेंशन अमाउंट को 12 से डिवाइड करेंगे, और जितना आएगा वो पर मंथ मेरा हिसाब होगा। तो पेंशन को ये देखिए 1.67 है ना, 1.67 मैंने किया, 6.75% हमने रेट ऑफ रिटर्न रखा, 12 से डिवाइड किए। पेंशन अमाउंट कितना बन रहा है? 94,494। कितना बन रहा है? 94,494। इस पर डीआर मिलता है क्या? डियरनेस रिलीफ नहीं मिलता। यही तो है, आप देखिए ना, लमसम अमाउंट 2.5 करोड़ एंड मंथली पेंशन विल बी 95,000
पर मंथ मान लीजिए, कोई इसमें डीआर नहीं है। ये कब की बात हो रही है? 30 अप्रैल 2046 को जो सुपर यूनिट हो रहे हैं उनको अप्रैल 2046 से इतना पेंशन मिलने का उम्मीद है, एनपीएस में, नेशनल पेंशन सिस्टम में। राइट, समझ में आ गया भाई? नेशनल पेंशन सिस्टम में, जिसको न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। ये जो 6.75% हमने बताया था एन्युटी परचेज करने का, जब रिटायरमेंट से पहले एन्युटी का फॉर्म भरवाया जाएगा, और फॉर्म भरवाया जाएगा तो उसमें कितने ऑप्शन होंगे? 5 ऑप्शन होंगे। 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन होंगे। 5 में से कोई एक हमें चूज करना है। एन्युटी फॉर लाइफ, इसमें 2 ऑप्शन है, विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। हम सब एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। ज्वाइंट लाइफ एन्युटी है, इसमें भी विद रिटर्न ऑफ परचेज, विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज, और उसके बाद से एनपीएस फॉर फैमिली है। देखिए ऐसा है, फॉर्म भरते समय एन्युटी फॉर लाइफ का अर्थात का मीनिंग ये हुआ कि जीते जी मुझे पेंशन मिले, जीते जी मुझे पेंशन मिले। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर डालेंगे विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मुझे जीते जी इस तरीके से पेंशन मिले कि हमारे न रहने पे, गुजर जाने पे, जो एन्युटी अमाउंट है वो मेरे नॉमिनी को मिल जाए। मतलब मुझे पेंशन भी चाहिए हर महीने, और जो अमाउंट हमारा इन्वेस्ट हुआ है, जिसको एन्युटी अमाउंट कह रहे हैं, वो हमारे नॉमिनी को मिल जाए। पहला कंडीशन, पहला फॉर्म ये है। सेकंड ऑप्शन क्या है? विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसमें हम ऑप्ट ये कर रहे हैं कि हमारे नहीं रहने पर एन्युटी हमारे नॉमिनी को मिल जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे जीते जी मैक्सिमम पेंशन मुझे मिल जाए। तो जो एन्युटी अमाउंट होगा वो हर मंथ के हिसाब से वो एडजस्ट हो रहा है, तो इसीलिए रेट ऑफ रिटर्न विल बी लिटिल बिट हायर, क्योंकि यहाँ पर एन्युटी अमाउंट रिटर्न नहीं हो रहा है, तो इसलिए पेंशन में बढ़ोतरी इसमें हो जाएगी। ये जो सेकेंड वेराइटी है, सेकेंड वेराइटी ज्वाइंट लाइफ एन्युटी, इसमें क्या है? जब तक गवर्नमेंट सर्वेंट जीवित रहे, जब तक पेंशनर जीवित रहे, तब तक पेंशनर को पेंशन मिले, उनके नहीं रहने पर उनके स्पाउस को पेंशन मिले। मैक्सिमम लोग यही प्रेफर करेंगे ना, गवर्नमेंट सर्वेंट जब तक जीवित हैं तब तक उनको पेंशन मिले, उनके नहीं रहने पे उनके स्पाउस को पेंशन मिले। हाँ, तो इसमें भी 2 कैटेगरी है। विद रिटर्न ऑफ प्राइस, अर्थात गवर्नमेंट सर्वेंट जो जो पेंशनर है, पेंशनर को जीते जी पेंशन मिले, उनके नहीं रहने पर उनके स्पाउस को पेंशन मिले। स्पाउस भी अगर गुजर गए तो जो एन्युटी अमाउंट है वो उनके नॉमिनी को वापस कर दिया जाए। ये ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 4 में ये है कि पेंशनर को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिले, उनके गुजर जाने पर उनके स्पाउस को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिले, और जब उनकी स्पाउस भी गुजर जाए तो एन्युटी लौटाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात पेंशनर को और पेंशनर के स्पाउस को, दोनों को जो एन्युटी अमाउंट है उसको भी इसी में हर महीने के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाए। खत्म होने के बाद से एन्युटी अमाउंट भोगने वाला कोई नहीं है, इसलिए नहीं चाहिए। ठीक है। और जो 5th वेराइटी है वो एनपीएस फैमिली इनकम है। इसमें ये ऑप्शन है कि जब तक जीवित है पेंशनर तब तक उनको पेंशन मिले, उनके न रहने पे उनके स्पाउस को पेंशन मिले, इन दोनों के न रहने पे इनके पेरेंट्स को पेंशन मिले, और इनके पेरेंट्स भी गुजर जाएं तो ये जो परचेज प्राइस है, जो एन्युटी अमाउंट है,
ये इनके घर के नॉमिनी को मिल जाए। निश्चित रूप से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, रेट ऑफ रिटर्न जो होगा, विदाउट रिटर्न वाले में ज्यादा होगा, विद रिटर्न वाले में कम होगा। ऐसा देखा गया। लेकिन यहाँ 5.878 भी दिखा रहा है, 6.8। इसको ये एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो पिछले 20 साल 22 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें 6.75 इज द हाईएस्ट। बाकी सब उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर यही सब सिचुएशन एग्जैक्ट सेम रहे और ये एम्प्लॉय एनपीएस से शिफ्ट हो रहे हैं यूपीएस में, तो उनको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो इसको समझने के लिए हमें उनका अप्रैल 2046 का बेसिक पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेंशन जो मिलेगा वो बेसिक पे का 50% मिलेगा, उसका आधा मिलेगा। तो इसलिए इसको समझने के लिए हमें उस एम्प्लॉय का 2046 अप्रैल में कितना बेसिक पे होगा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट ना सही, लेकिन रफली तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें ध्यान आता है कि बीच बीच में एवरी 10 ईयर पे कमीशन भी आता है। नेक्स्ट पे कमीशन, पिछला प्रीवियस पे कमीशन 7 सीपीसी 2016 जनवरी से, 8 पे कमीशन 2026 जनवरी से। तो इससे पहले का ऐसा देखा गया है, 2016 में जो 7th सीपीसी आया था उसमें जो भी लास्ट बेसिक पे था, 2016 के जनवरी में जो भी लास्ट बेसिक पे था उसमें 2.57 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया और मल्टीप्लाई करके बेसिक पे फिक्स कर दिया गया। मतलब 2.5 गुना उसमें बढ़ोतरी की गई। हाँ, जिनका भी 1 लाख बेसिक पे था उनको 2.57 से मल्टीप्लाई करके, जिसका बेसिक पे 1 लाख था उसका बेसिक पे 2,57,000 फिक्स किया गया था। अच्छा, ये 2.57 जो फैक्टर है ये वेरिंग है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच डीए इज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। जनवरी 2016 में डीए जो था 125% था। इन्फ्लेशन का रेट हाई था। 2006 से लेकर के 2016 के बीच में इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से दौड़ लगाया है। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए डियरनेस अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो डियरनेस अलाउंसेस भी बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते 10 साल में 125% हो गए थे। तो 125% होने का मतलब क्या हुआ? अगर 1 लाख सैलरी रही होगी तो उसका डीए 1,25,000 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 2,25,000 तो इनको ऐसे ही मिल रहा है। पे कमीशन ने सिर्फ इनको 30,000 एक्स्ट्रा दिया और 2.57 2,57,000 उनका बेसिक पे फिक्स कर दिया। इस समय में ऐसा सिनारियो नहीं है। इस समय ये 125% की जगह पे आज के डेट में 53% डीए है। 2% 3% गवर्नमेंट आगे बढ़ाएगी, तो या तो 55% होगा ना तो 56% होगा। तो चूंकि डीए का रेट कम है इसलिए फैक्टर भी कम होंगे, फिटमेंट फैक्टर भी कम होंगे। फिर भी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे कैलकुलेशन किया जा सके इसलिए हमने फिटमेंट फैक्टर को 2 रखा है। 2 मिलने वाला नहीं है भाई, क्योंकि ये गवर्नमेंट इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करके चल रही है। अब चूंकि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रहेगा तो डीए पर भी कंट्रोल रहेगा, तो इसलिए 2 बहुत कम चांस है कि 2 मिलेगा। हाँ, 192 के आसपास में मिल सकता है, हम 2 को मान के चलते हैं। तो जिनकी 1 जनवरी 2025 के डेट में 68,000 बेसिक पे है उसमें फिटमेंट फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई अगर किया जाए
तो 1 जनवरी 2026 जो कि 8 CPC का है, 8 सेंट्रल पे कमीशन का डेट है, इस दिन इनका बेसिक पे हो जाएगा 1,36,000। ठीक है। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष में इनका 1,36,000 ही तो नहीं रहेगा। एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट बढ़ेगा, प्रमोशन भी हो सकते हैं, MSCP भी हो सकता है। हमने सिंपली 3% ऐड किया है एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स। तो सिंपली 3% अगर ऐड करते हैं, हालांकि वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका होता है, उस 3 का 3 आता है, उस 3 का 3 आता है, बट हमने सिंपली कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3% ऐड किया है। तो 26 से लेकर के अगले 10 वर्ष में इंक्रीमेंट लगा करके ये 1,36,000 जो है 1,75,000 हो जाएगा। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2, फिर से मैं कह रहा हूं, फिटमेंट फैक्टर 2 जो है कम ज्यादा होगा। यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2 होगा, तो इस 1.75 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 जनवरी 2036 को इस ऑफिसर का बेसिक पे 3.5 लाख होगा, 3.5 लाख होंगे। 36 को इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है? अप्रैल 46 है। एक पे कमीशन और इनको मिलना है, वो पे कमीशन मिलेगा 1 जनवरी 2046। तो ये जो 3.5 लाख बेसिक पे हुआ है 36 में, इसमें एवरी ईयर 3% की बढ़ोतरी तो होगी ना, इंक्रीमेंट तो बढ़ेगा, प्रमोशन आ सकता है, MSCP आ सकता है। हमने सिर्फ 3% पर ईयर इंक्रीमेंट जोड़ा है 10 वर्ष के लिए। तो इंक्रीमेंट जोड़ करके इनका बेसिक पे हो रहा है 4,55,000 पर मंथ बेसिक पे। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 जनवरी 2046 में इस अफसर का बेसिक पे 9,10,000 होना चाहिए। कैलकुलेशन आप समझ लीजिएगा, पॉज करके समझ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे आसान शायद ही कोई बता पाए। तो अब हमें बेसिक पे मिल गया, रिटायर होना है 30 अप्रैल 2046, तो हमें 46 का, जनवरी 46 का बेसिक पे मिल गया। अब हमें पेंशन कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा अंडर UPS। क्यों? क्योंकि पेंशन का रूल क्या है? बेसिक पे डिवाइडेड बाई 2। लेंथ ऑफ सर्विस इनका ऐसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये आगे वाला को हम इग्नोर करते हैं। बेसिक पे डिवाइडेड बाई 2 ये इनका पेंशन का रूल हो गया। तो बेसिक पे जो हो गया ये 9,10,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये नंबर ऑफ मंथ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 25 ईयर सर्विस होगी तभी 50% मिलेगा। तो 25 ईयर के सर्विस को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करने पर 300 होता है, 300 मंथ है। तो अगर 300 मंथ आपने सर्विस किया है तो पूरे 50% मिलेंगे। अगर 300 मंथ सर्विस नहीं किए हैं, इससे कम किए हैं, तो ये प्रोपोर्शन थोड़ा नीचे आएगा। अगर 300 मंथ से ज्यादा किए हैं तब भी इसको 300 ही माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन। क्यों? क्योंकि 50% ही पेंशन देने का प्रोविजन है। बेसिक पे उस समय बढ़ गई होगी, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस कैलकुलेशन के अनुसार जो एश्योर्ड पे आउट होगा वो 4,55,000 पर मंथ प्लस डियरनेस रिलीफ, होगा। डियरनेस रिलीफ साल में 2 बार बढ़ता है, राइट। तो इस ऑफिसर का जब हम NPS में, न्यू पेंशन स्कीम में जब हम कैलकुलेट किए थे, तो उनके जो हिसाब ये बने थे कि इनका जो पेंशन होगा वो लगभग 95,000 होगा। हाँ, इनका पेंशन 95,000 होगा। यहां पर कितना हो गया?
4,55,000 हो गया। इनको लमसम अमाउंट मिल रहा था, तो पुनः गुजारिश करेंगे हम 5 वर्ष का इनका पेंशनरी बेनिफिट कैलकुलेट कर दीजिए। इट विल सुपरसीड लमसम विड्रॉल अमाउंट। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। एनपीएस की चर्चा इससे पहले कर लिए थे, उसमें कितने बेनिफिट मिलेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स। ये यूपीएस का है, यूपीएस में आपको कितने बेनिफिट मिलने हैं। और हाँ, एक बात और है, यहां पर भी लमसम अमाउंट मिलता है, यहां पर भी लमसम अमाउंट मिलता है। सो यहां पर ये आपका पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ प्लस लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट 20% ऑफ मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसका क्लास हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो इन दोनों को देखने के बाद से आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं, आपके लिए कौन सा सुटेबल है, यूपीएस और एनपीएस, कमेंट बॉक्स में आप डालें। जो मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं एससीकेजी स्टडीज, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। क्लास का रिवीजन करते रहिए, क्लास का रिवीजन करते रहेंगे, यू विल नॉट फॉरगेट। कई बार नई चीजें होती हैं, उनको पहली बार कम समझ में आता है, दूसरी बार तीसरी बार उसको देखना पड़ता है, तब जाकर के समझ में आता है। कोई भी नई चीज पहली बार 10 से 15% रिटेंशन होता है माइंड में, सेकेंड टाइम में 40% हो जाएगा, थर्ड टाइम में डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी 50%, 60%, 70% हो जाएगा, 100% बार बार करने से होता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसी क्लास को आप फिर से अगली बार देखिए, यू विल फाइंड समथिंग न्यू, बिकॉज दैट टाइम योर माइंड इज मोर एक्टिवेट। तो इस तरीके से आप अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाइए। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।